हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये ग्रेविटेशन है ये क्या है। जो ये ग्रेविटेशन है ये एक्चुअली फोर्स है। क्या कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन का मतलब है एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपली आपको याद रखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ओके, जो ये ग्रेविटेशन है, अभी हमने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो ये ग्रेविटेशन है ये एक अट्रैक्टिव इन नेचर है। मतलब फोर्सेस या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में या तो रिपल कर रहे हैं आपस में। फॉर एग्जांपल जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने पढ़ा है, या और इसका और एक नाम है कोलंबिक फोर्स, यानी चार्जेस के बीच में कौन से फोर्स होता है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, दूर हो रहा है एक दूसरे के साथ। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कोलंबिक फोर्स है सर, वो अट्रैक्टिव इन नेचर है एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर है। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है, यानी अट्रैक्शन है इस फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशन जो है ये वीकेस्ट फोर्स है। क्या है? वीकेस्ट फोर्स। हमने अभी यहां पे बताया कि एवरी बॉडी, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कोई प्यारा सा मोबाइल है, ठीक है, यहां पे कोई चलो यहां पे कोई मार्कर है यहां पे। क्या ये दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर रहा है? एग्जैक्टली, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये मोबाइल और ये मार्कर आपस में अट्रैक्ट करेंगे एग्जैक्टली, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं ग्रेविटेशन। एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू बॉडीज, ठीक है, तो उसको हम, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। बट सर हमें अगर यहां पे हमने मोबाइल रखा, यहां पे हमने मार्कर रखा, हमने कभी फील नहीं किया कि मार्कर और जो ये मोबाइल है ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। क्यों नहीं हम फील कर रहे हैं? उसका रीजन है वीकेस्ट फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही। वीकेस्ट फोर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए इसी के साथ आप ये भी याद रख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, जो हम एटम देख रहे हैं, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हैं, आपस में बाइंड हैं, वो उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और वीकेस्ट फोर्स कौन है? वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। याद रखना ये बात, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना बेटा, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर इसका मतलब क्या है? चलो एक प्यारी सी एग्जांपल अब यहां पे हम लेंगे। फॉर एग्जांपल ये कोई मैग्नेट है, ये कोई क्या है? ये कोई मैग्नेट है। चलो मान लिया हमने ये मैग्नेट। अब यहां पे मैंने कॉइन एक रख लिया, सी फॉर कॉइन। ये मैग्नेट इस कॉइन को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये कॉइन यहां पहुंच जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स से, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम इस कॉइन को यहां पे रखेंगे तो ये मैग्नेट है ना, ये वाला इसको हम मैग्नेट, रेड वाला जो है ये मैग्नेट है, ठीक है। तो ये कॉइन यहां पे हमने सबसे पहले रखा तो ये आ गया अट्रैक्ट यहां। कॉइन फिर यहां पे रखा तो इसने इसको भी अट्रैक्ट किया अपने पास। अगर हम कॉइन को यहां पे रखेंगे, एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को यहां पे रखा, जो ये मैग्नेट है ये इस कॉइन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता यहां तक, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका रेंज शॉर्ट है, ये मैग्नेटिक फोर्स का रेंज है। फॉर एग्जांपल यहां तक जो भी हमने कॉइन रखा, जितने भी कॉइन हमने इस लाइन तक रखा, वो सारे के सारे यहां पे अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। लेकिन इस लाइन से बाहर जब भी हमने कॉइन रखना स्टार्ट किया तो ये कॉइन्स यहां तक नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि जो ये मैग्नेटिक फोर्स है इसका जो रेंज है वो स्मॉलेस्ट है, यानी उसका रेंज ज्यादा नहीं है, यहां से ये उसका रेंज नहीं है, बस इसका रेंज यहां तक ही है। जो ये मैग्नेट है ना, यहां से यहां तक जो हम लाइन ड्रा करेंगे, यानी इस बाउंड्री के अंदर जहां पे भी हम कॉइन रखेंगे वो इनको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहां तक जो ये फील्ड पूरा बन रहा है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपने फील्ड के अंदर ये हर किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है।
वैसे ही जो ग्रेविटेशन होता है ना, ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा। इसका भी एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। अगर कोई बिल्डिंग फॉर एग्जांपल 100th स्टोरी पे है, आपने यहाँ पे बॉल रख लिया, वो बॉल नीचे की तरफ ही आ जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो, क्योंकि लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको ये समझ आया लॉन्गेस्ट रेंज का मतलब क्या है, ठीक है? ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। अच्छा, और एक बात, जो ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट है ना, सबसे पहले ये सर इसाक न्यूटन ने ही दिया है, ठीक है? तो उसने क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक नाम है इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। चलिए अब हम इसी के ऊपर आ जाएंगे। देखो, अगर ये एक बॉडी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम A है और इसका मास है m1, ये दूसरी बॉडी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है B, इसका मास m2 है, और इस बॉडी का जो सेंटर है और इस बॉडी का जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर तक जो ये डिस्टेंस है ये r है टोटल। ये बॉडी है, सॉरी, ये बॉडी और ये बॉडी ये आपस में अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F, वो किसके बराबर होता है? वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी इसका मास और इसका मास क्या है? डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और इनवर्सली प्रपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वो इनवर्सली प्रपोर्शन। जो डिवाइड में होता है उसका मतलब है इनवर्सली प्रपोर्शन, और जो यहां पे होता है डायरेक्ट m1 और m2, इसका मतलब होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। जो डिवाइड में होता है उसका मतलब होता है इनवर्सली प्रपोर्शन। चलिए ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब हुआ सर अगर मास इंक्रीज है, अगर मास ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस, अगर दो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दूर हो यानी ज्यादा हो, तो उसका मतलब जब ये ज्यादा इंक्रीज है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस कम है तब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है? इसी का मतलब है। अब इस प्रपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में चेंज करें तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। अब याद रखना है आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहा है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। m1 क्या है? मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट या वन बॉडी। m2 क्या है? मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट या अदर बॉडी। ये r स्क्वायर क्या है? ये r होता है एक्चुअली एक बॉडी का सेंटर और दूसरे बॉडी का सेंटर, और आपस में कितना डिस्टेंस है उसी को हम r कहते हैं। तो r स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है? अब सर जो ये G है, हमें तो अब समझ आया कि अगर किसी ने भी बोला हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इनवर्सली प्रपोर्शन होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये ही चीज आपको याद रखना है। कैसे आया ये तो एकेडमिक वाला यूनिट तो है नहीं, एकेडमिक के तरीके हमें नहीं चलना है, बस हमें तो कंप्यूटर, हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। बस याद रखना बेटा, जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये याद रखना है आपको ये याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके सर, अब हम इस G के बारे में बात करेंगे। जो ये G है ये एक कांस्टेंट है बेटा, जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ये G है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड रहेगा। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही वजह है यहां पे मैंने लिखा नॉट डिपेंड्स एनी फैक्टर। जो ये कैपिटल G है, और एक होता है स्मॉल g, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, और दूसरा जो लेक्चर है वो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये स्मॉल g को छोड़ दो, अब अभी आप ये कैपिटल G जो है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है नॉट डिपेंड्स एनी फैक्टर, ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये क्योंकि ये फिक्स होता है
कहीं पे भी अगर हम जी का वैल्यू देखेंगे तो वो हमेशा फिक्स ही होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज होता है, कभी चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंज्ड रहता है। यानी जो ये कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, जो ये जी है इसका जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बेटा ये यूनिट जो है, इसका जो ये यूनिट है ये भी याद रखना, और इसका जो वैल्यू है ये भी याद रखना। जो इस जी का वैल्यू है ये किसने कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेट किया हेनरी कैवेंडिश ने। ये पॉइंट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चारों के चारों पॉइंट्स, इनको याद रखना। कैपिटल जी की बात हमने की, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू भी ये है। किसने कैलकुलेट किया? हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो डायमेंशनल फार्मूला है किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो है m रेज्ड पावर -1 l रेज्ड पावर 3 t रेज्ड पावर -2। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, एसएससी सीजीएल का पेपर देख लीजिए, एक दो बार इस क्वेश्चन को पूछा गया वहां पे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, m रेज पावर -1 l क्यूब t रेज पावर -2। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, दो चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है ग्रेविटी। सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और ग्रेविटी क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां पे एक्सप्लेन हमने किया। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, दो बॉडीज, ये यहां पे कोई मोबाइल, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई मोबाइल है, यहां पे और एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। इन दो बॉडी के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम ग्रेविटी नहीं कहते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक पेन लिया, यहां पे मैंने एक पेन लिया, यहां पे मैंने एक स्टोन लिया, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। दो बॉडीज के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, उस फोर्स को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, हमने ये एक कॉपी लिया, ये एक कॉपी लिया। चलो यहां पे फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, हमें पता नहीं क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी भी अट्रैक्शन फोर्स ही होते हैं बेटा, लेकिन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। अब सुनो, ये एक मोबाइल है, ये एक पेन है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये मोबाइल है, ये अर्थ है, यहां पे अर्थ और मोबाइल के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। अब ये पेन है, ये अर्थ है, पेन और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्शन है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। अब ये मून है, ये अर्थ है, मून और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट, दो में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, तब तो हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते, तब तो हम उसे ग्रेविटी कहते हैं। ओके सर, हमने अब समझा कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो जमीन पे, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, अब इस यहां पे एक मोबाइल है, यहां पे कोई स्टोन है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन इस मोबाइल और अर्थ के बीच में, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ये स्टोन और अर्थ के बीच, ये भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब ये मून और अर्थ के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ है, बट ग्रेविटी जो है, एक ऑब्जेक्ट अर्थ जरूरी होना चाहिए। उस टाइम जो अट्रैक्शन होते हैं उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ओके सर, हमें तो अब ये समझ आया। अब सुनो, जो एक ग्रेविटी है ये क्या है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऊपर। जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, दैट मींस एक्सेलरेशन, इस ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? किसी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई एप्पल का ट्री है। चलो ये एप्पल गिरा, न्यूटन ने भी इसी पे ग्रेविटेशन दिया ना, ये एप्पल जो गिरा, इस एप्पल और अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो ये अर्थ है ये अट्रैक्ट कर रहा है इस एप्पल को अपनी आप की तरफ, उसको हम कहते हैं ग्रेविटी। जो ये एप्पल है उसने कुछ एक्सेलरेशन अटेन किया, उसमें प्रोड्यूस हुआ कुछ एक्सेलरेशन, जो बॉडी
जो बॉडी जब जमीन की तरफ मूव करेंगे दैट मीन्स वो प्रोड्यूस हो जाएंगे उसमें एक्सेलरेशन, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटेशन है, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं स्मॉल जी से। स्मॉल जी क्या है? ये वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कौन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अगर ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, जब उस टाइम उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल जी से। उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड। और एक होता है कैपिटल जी, इसका वैल्यू है ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब जल्दी बोलो, ये स्मॉल जी क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सर मतलब क्या है? मतलब ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ हो रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अपनी आप की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम उसके पास एक्सेलरेशन होता है। बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इसी स्मॉल जी की वजह से। उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका वैल्यू चेंज होता है, अर्थ के सेंटर में 0 होता है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम होता है 9.8, पोल्स पे कुछ और होता है, इक्वेटर पे कुछ और होता है, हाइट जब हम अटेन कर रहे हैं तो कुछ और होता है, मून पे हम जाते हैं तो उस टाइम वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? दैट मीन्स वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये याद रखना है, जो ये स्मॉल जी हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। किस पे? शेप, साइज, मास ऑफ द बॉडी पे। बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, मास क्या है, इस स्मॉल जी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं कि बॉडी का मास क्या है, साइज क्या है और शेप क्या है। ये पॉइंट भी आप याद रखना बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट लास्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट आप याद रखना बस। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देख लो, ये कोई अर्थ है। अब एक बंदे ने इस अर्थ पे जंप किया, वो यहां से लेके यहां तक उसकी हाइट थी, ठीक है, हाइट अटेन किया उसने। लेकिन उसने जब जंप किया तो वेलोसिटी v से, एक बंदे ने अर्थ से जंप किया विथ वेलोसिटी v, तो आप बताए उसने कितना जंप किया, कितनी हाइट तक उसने जंप किया? तो याद रखना वो होता है बराबर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। फॉर एग्जांपल, ये मैं एग्जांपल आपको दूं, ये एक अर्थ है। अब यहां से एक छोटा सा बच्चा है, उसने जंप किया, वेलोसिटी फॉर एग्जांपल v का वैल्यू था 2 मीटर पर सेकंड, उसने वेलोसिटी के हिसाब से जंप की, तो उसने हाइट कितनी अटेन की? ये हाइट कितनी होगी? बस वो लगाना आप, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। v कितना है? 2, तो 2 डिवाइड बाय 2g कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। इतनी उसने हाइट अटेन की। दैट मीन्स सॉरी मीटर में अब आ जाएगा हाइट, उसका मतलब है, ठीक है। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना। यहां पे मैंने लिखा बेटा, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या बोला मैंने? इफ ए मैन कैन जंप, अगर कोई इंसान जंप करेंगे किस वेलोसिटी के हिसाब से? v के वेलोसिटी के हिसाब से। कहां पे? सरफेस ऑफ अर्थ पे। याद रखना, अर्थ और प्लेनेट, किसी प्लेनेट पे हाइट अटेन, जो हाइट वो अटेन करेंगे वो आदमी, वो कितनी होगी? v स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे स्मॉल जी के बारे में, केपलर्स लॉज के बारे में, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। ओके बाय।